अस्सलाम वालेकुम। लिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुशामदीद। बीस्ट की ब्यूटी तेमीम किस्त नंबर 16। देखिए, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं 1-2 नावल्स और स्टार्ट करने लगी हूँ। जैसे ही मुझे कहीं से भी ब्रेक मिलेगी तो बराए मेहरबानी हमारे साथ रहिएगा। और मैंने आप लोगों से एक पोस्ट में पूछा भी था स्टार्ट करने के हवाले से, लेकिन 3 लोगों के अलावा मुझे किसी का जवाब नहीं आया। तो जैसे आपको मुनासिब लगे फिर चलें जी, हम लोग फिर स्टार्ट करते हैं। मुतीबा जो कि डर कर आंखें बंद करती पीछे को हुई थी, फारस की धार सुनकर उसने पट से अपनी आंखें खोल ली थी। फारस को देखकर कोकब का मुंह खुल गया था। फारस इसका हाथ बुरी तरह से मरोड़ते हुए बोला, खबरदार जो आपने आइंदा मेरी बीवी पर हाथ भी उठाया तो। आज ये गलती की है, आइंदा अगर ऐसी गलती भूल के भी की तो फिर आपका ये हाथ सलामत नहीं रहेगा, समझिए आप। फारस ने इसका हाथ बड़ी बेदर्दी से झटकते हुए कहा। कोकब का हाथ दर्द करने लगा था क्योंकि फारस ने बहुत सख्ती से इसका हाथ पकड़ा था, जिसकी वजह से इसके हाथ पर इसकी सख्त गिरफ्त की वजह से निशान पड़ गए थे। मुतीबा मुंह खोले फारस को देख रही थी जो इसके लिए कोकब से लड़ रहा था। उसे उस वक्त वो इंसान अपना सबसे बड़ा मसीहा लग रहा था। वो इसे तकती बेख्तियार मुस्कुरा दी। उसे हमेशा से ही ऐसे किसी गार्डियन की ज़रूरत थी जो इसकी हिफाजत कर सके। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे घर में आके मुझसे बदतमीज़ी करने की? कोकब नफरत से फंकारी। वो आगे बढ़ी तो फारस ने गुस्से से कहा, खबरदार जो आपने एक कदम भी मेरी तरफ या फिर मेरी बीवी की तरफ बढ़ाया तो फिर जो कुछ भी मैं आपके साथ करूंगा, आप मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे इस मोहल्ले वालों को, जिनकी वजह से आपने उस दिन झूठी कसम खाई थी। अब की बार ऐसा मैं कुछ करूंगा कि आप किसी को भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगी। मैं ये सिर्फ धमकी नहीं दे रहा बल्कि ये करके भी दिखाऊंगा, क्योंकि मैं अभी तक अपनी बेइज्जती को नहीं भूला। फिर इन सब की जिम्मेदार आप खुद ही हैं। फारिस इंतहाई दुरुस्त लहजे में बोला। वो इतने गुस्से में था कि कोकब इसका ये लबो लहजा और धमकी सुनकर एक लम्हे को साकत सी रह गई। वो झूठ नहीं कह रहा था, वो सच कह रहा था। वो कुछ भी कर सकता था। कोकब ने खौफ से थूक निकला। इस वक्त वो अकेली घर पर। अगर वो इसके साथ कुछ कर देते तो फिर वो क्या कर सकती थी, इसलिए वो इनके सामने से हट गई कुछ सोचकर। चलो मुतीबा, तुम्हें इस घर से जब भी कुछ लेना है वो लो, हम यहाँ से चलेंगे फिर। मुतीबा जो कि हैरानगी से उसे देख रही थी, इसकी बात सुनते जल्दी से सर हाँ में हिलाते कमरे की तरफ बढ़ गई। कोकब ने सर उठाकर पास खड़े फारस को देखा जो उसे ही देख रहा था। इसको यूं खुद को तकता पाकर कोकब ने जल्दी से अपना सर झुका लिया क्योंकि उसे इस वक्त इससे बहुत खौफ आ रहा था। फारस ने उसे देखते हुए इंतहाई नफरत से कहा, आप मेरी लिस्ट के इन लोगों में शामिल हो गई हैं जिनसे मैं शदीद नफरत करता हूँ। आपने तो कुरान करीम को भी नहीं छोड़ा और उसकी झूठी कसम खा ली। ये तक ना सोचा कि अल्लाह का अगर अजाब नासिल हुआ तो फिर क्या होगा। आप जानती हैं कि आप इंतहाई बुरी और काबिल नफरत औरत हैं, इसलिए बेहतरी इसी में है मुझसे और मेरी बीवी से आइंदा दूर ही रहना। इसमें आपकी भलाई है, वरना फिर इस दिन तो आप हम पर झूठा बहतान लगाकर बच गई थी, लेकिन इस बार नहीं बच पाएंगी। क्या पता कि मैं अपनी ज़िंदगी के पहले कत्ल की शुरुआत ही आपके कत्ल से कर दूं। मुझे कातिल बनने में चंद सेकंड की भी देर नहीं लगेगी। एक राज की बात बताऊं? वो राजदाराना अंदाज में सरगोशी करते हुए कहने लगा, मुझे ना सीरियल किलर वाले ड्रामास बहुत पसंद है और मैं ये ड्रामास बहुत शौक से देखता हूँ कि सीरियल किलर किस तरह से कत्ल करते हैं। मैंने भी कत्ल करने के लिए बहुत से आइडिया सीख रखे हैं। अगर आपने दोबारा से हमें छेड़ने की कोशिश की तो इस बार ये सारे कत्ल करने के गुर आप पर आजमाऊंगा, और इसे सिर्फ धमकी ही मत समझना। मैं ऐसा कर भी सकता हूँ, मुझे कौन रोक सकता है भला। अगर पुलिस पकड़ कर भी लेगी तो पैसे की पावर्स दिखाकर मैं छूट जाऊंगा, लेकिन आप अपने बच्चों की फिक्र कीजिए, वो यतीम हो जाएंगे। और क्या पता कि कोई दूसरी आप जैसी औरत यहाँ आकर आपके मियाँ की दूसरी बीवी बन जाए और फिर माजी एक बार फिर दोहराया जाए, यानी कि आपके बच्चे मुतीबा जमाल बन जाए। क्या ख्याल है फिर आपका? वो मुस्कुराया। कोकब को इसकी ये मुस्कुराहट सख्त जहर लगी थी। सोचिएगा ज़रूर इस बारे में। आखिरी बार माफ़ कराऊं, अगर आपको अपने बच्चे यतीम नहीं करने तो मेरी बीवी के साय से भी दूर रहें। मैं अपनी बीवी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, यहाँ तक कि इसकी हिफाजत के लिए सीरियल किलर भी बन सकता हूँ, किसी का मर्डर करके। मैं हर उस इंसान को मार दूंगा जो मेरी बीवी को तकलीफ पहुँचाने का बायस बनेगा, ये जान लीजिए। वो इसकी आंखों में खौफ दिलाता उसे वार्न करता आगे बढ़ गया। फारस के होंठों पर मुस्कुराहट थी क्योंकि वो इस औरत को हद से ज़्यादा डरा चुका था। कि डर भी क्या चीज़ है यार। वो अपनी जैकेट की जेबों में हाथ डाले सीटी की धुन गुनगुनाता हुआ मुतीबा के कमरे की तरफ बढ़ गया।
पीछे कोकब के तो छक्के छूट गए थे फारस की ये सारी ड्राउनी बातें सुनकर। उसका चेहरा पसीने से शराबूर था। वो अपने चेहरे पर आया एक पसीना साफ करती तो दूसरा आ जाता। एक तो इसकी शक्ल इतनी खौफनाक है और दूसरा इतनी खौफनाक बातें कर रहा है। मुझे तो इस लड़के से डर लगने लगा है। कोकब ने खौफ से थूक निकला और उसे सच में फारस से डर लगने लगा था। और क्या खबर वो मुझे कत्ल ही कर डाले। इस वक्त घर में है ही कौन जिसे पता चलेगा कि मुझे किसने कत्ल किया है। वो वहीं चारपाई पर खामोशी के साथ बैठ गई। इस वक्त वो भीगी बिल्ली से कुछ कम नहीं दिखाई दे रही थी। जब तक सलीम नहीं आ जाता उसे सब्र और खामोशी से काम लेना था। मुतीबा अपने सारी ज़रूरत का सामान अलमारी से निकालकर एक बैग में डाल रही थी। उसने अपने ज़रूरी कागजात और पेपर्स भी उठाए थे। अब वो अपनी माँ की बड़ी सी लोहे की संदूक खोले इसमें से कुछ चीज़ें निकाल रही थी। एक बड़ी सी मोटी चादर हटाई तो एक लकड़ी की छोटी सी संदूकची दिखाई दी जिसमें इसके बचपन की हर वो चीज़ मौजूद थी जिसके साथ वो खेलती रहती थी। वो लकड़ी का संदूक देखकर मुस्कुरा दी। इसकी माँ ने इसकी एक एक चीज़ को इस संदूक में संभाल कर रखा हुआ था। वो लकड़ी का संदूक काफ़ी नीचे था और ये संदूक काफ़ी बड़ा था जिसकी वजह से उसे झुककर ही वो सारी चीज़ें निकालनी पड़ रही थी। इस तरह से उसे काफ़ी मुश्किल पेश आ रही थी। उसने वो बड़ी सी चादर खींचनी चाहिए लेकिन वो चादर लोहे के संदूक में लगी किसी कील वगैरह के साथ अटक गई थी। अब वो झुककर इसे निकाल तो नहीं सकती थी इसलिए इसने वो मोटी चादर को खींचकर निकालना ही ज़रूरी समझा। वो पूरी कुव्वत के साथ इस चादर का पल्लू थामे इसे पूरी कुव्वत से खींच रही थी। तभी इस वक्त फारस वहाँ आया। उसे यूं चादर के साथ खींचातानी देखकर उसे हैरान नहीं हुई थी। ये क्या कर रही है? ओह, कितनी ढीठ है ये चादर, निकल ही नहीं रही, बिल्कुल भाभी पर गई है। इसकी बात सुनकर फारस के होंठों पर तबस्सुम बिखर गया। काफ़ी देर तक उसे यूं ही जद्दोजहद करते देख फारस को बिलाखिर इस पर तरस आ ही गया। वो इस मशक्क़त में पसीने से शराबूर हो चुकी थी। फारस इसकी मदद के बहाने इसके पीछे आकर खड़ा हो गया था। अब वो सोच रहा था कि वो कैसे इसकी मदद करे। अगर वो इससे पूछे या फिर इससे पूछे बगैर ही इसकी मदद करे। वैसे शशपंच में मुब्तला खड़ा सोच रहा था तभी मुतीबा ने पूरा जोर लगाकर चादर को खींचा जिसकी वजह से वो चादर फट गई थी और मुतीबा जो कि इसे खींच रही थी अपना बैलेंस बरकरार ना रख सकी और पीछे को जा गिरी। फारस जो कि शशपंच में खड़ा था मुतीबा को यूं करते देखकर अलर्ट हुआ था लेकिन जब तक वो समझता काफ़ी देर हो चुकी थी। मुतीबा चादर समेत इस पर आ रही थी और चादर इन दोनों के ऊपर आ गिरी और दोनों चादर में छुप गए थे। अब मंजर कुछ यूँ था। फारस कालीन पर बिल्कुल चित गिरा था और मुतीबा इसके ऊपर गिरी थी और इसके दोनों हाथ इसके सीने पर धरे थे। नीचे गिरने के खौफ से मुतीबा ने अपनी आंखें जोर से मींच ली थी। फारस ने इसे देखा जो इसके सीने पर अपने दोनों हाथ धरे इस पर सर रखे अपनी दोनों आंखें खौफ से नीचे बैठी थी और चादर ने इन दोनों को ढांपा हुआ था। खुद को किसी के ऊपर गिरा महसूस करके मुतीबा ने आहिस्ता से अपनी आंखें खोली थी। इन दोनों की निगाहें आपस में टकराई थीं। कोकब जो कि इन दोनों को देखते दरवाजे की ओर उठ आई थी, ये मंजर देखकर अपने मुंह पर हाथ रखकर बोली, अस्तगफिरुल्लाह, ये दोनों कितने बेशर्म हैं। यहाँ भी नहीं ये सब सुझाई दे रहा है। अल्लाह मेरी तौबा, क्या ज़माना आ गया है। लोग इतने बेशर्म हो गए हैं, अब तो दो सरेआम रोमांस करने लगे हैं। अल्लाह की पनाह। कोकब वहाँ से जल्द ही हट गई थी। मुतीबा उसके सीने पर धरे दोनों हाथों की मदद से ज़रा सा ऊपर को उठी थी। फारस का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा था मुतीबा को यूँ इतने करीब देखकर। और यही हाल मुतीबा का भी था। वो शर्म से पानी पानी हो रही थी जब उसने खुद को फारस के सीने पर गिरा पाया। फारस का दिल इतनी ज़ोर से धड़क रहा था कि उसे डर था कि मुतीबा उसके दिल की धड़कन या फिर यूँ कहो कि उसकी ये चोरी ना पकड़ ले। उसने अपने और मुतीबा के ऊपर से चादर हटाई और फिर जल्दी से मुतीबा के दोनों बाजुओं से पकड़ता उसे सीने से हटाता ज़रा गुस्से से गोया हुआ। ये क्या हरकत थी? हाँ, तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसी हरकत करते हुए? फारस बौखलाकर कह रहा था। समझ तो इसे भी नहीं आ रही थी कि वो अब क्या कहे। सिचुएशन ही अब ऐसी बन गई थी कि वो दोनों ही बौखला से गए थे। इसमें मुतीबा की कोई भी गलती न थी, लेकिन फिर भी मुतीबा शर्मिंदा सी हो गई थी। वह जल्दी से सीधी होकर बैठती अपनी उंगलियां चटखाते आहिस्ता से बोली, आई एम सॉरी, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया था, वो बस गलती से हो गया। ऐसे कैसे गलती से हो गया? तुम्हें पीछे देखना चाहिए था ना कि कोई खड़ा तो नहीं है। ख्वामख्वाह फारस से मजीद आगे कुछ ना बोला गया तो वो उठकर अपने कपड़े झाड़ता उसे देखे बगैर ही कहने लगा, अब जल्दी से अपना सामान दो और चलो मेरे साथ। हम ऑलरेडी पहले ही काफ़ी लेट हो चुके हैं। और अपनी सुनाता वहाँ से चला गया। इसके पीछे जाते ही मुतीबा ने गहरी सांस लेकर खुद को पुरसकून किया और इसका दिल भी ज़ोरों से धड़क रहा था। या अल्लाह, ये सब क्या था?
वो अपने सर पर हाथ रखते हुए बोली, गलती तो मेरी भी नहीं थी। ख्वामख्वाह में ही ये खड़ूस मुझे इतना कुछ सुनाकर चला गया। मैं कौन सा जानबूझकर इसके ऊपर गिरी थी। उफ, मुझे शर्म आ रही है। मुतीबा अपने दोनों हाथों से चेहरा छुपाते हुए बोली, न जाने अब वो मुझे क्या समझ रहा होगा कि मैं शायद एक ठरकी लड़की हूँ जो जानबूझकर इसकी अटेंशन पाने के लिए इस पर गिरी थी। उफ, अब मैं इसका सामना कैसे करूँगी। मुझे बहुत ज़्यादा शर्म आ रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। वो खुद से बातें कर रही थी। वो अपना सारा सामान पैक कर चुकी थी और संदूक भी उठा लिया था। फारिस ने उसकी सारा का सामान इसके कहने से पहले ही उठा लिया था। फारिस आगे आगे था और मुतीबा उसके पीछे पीछे चल रही थी। छत पर खड़ी कोकब नफरत से भरपूर निगाहों से इन दोनों को देख रही थी। वो मुतीबा को देखते नफरत से बोली, मेरी बद्दुआ है तुम्हें मुतीबा जमाल अहमद कि तुम कभी भी खुश ना रहो, इंशाल्लाह। ये कहती वो वापस नीचे आ गई थी क्योंकि फारिस से बचने के लिए वो छत पर भाग गई थी। फारिस ने सामान गाड़ी की डिग्गी में रखा। मुतीबा खामोशी के साथ फ्रंट सीट पर बैठ गई। अब सख्त घबराहट का शिकार भी थी, ना जाने क्यों। फारिस की ड्राइविंग सीट संभालने पर मुतीबा का दिल ज़ोरों से धड़कने लगा था। अब की बार वो सच में पहली वाली डरपोक मुतीबा लग रही थी जो पहली बार फारिस के साथ गाड़ी में फ्रंट सीट पर बैठी थी। फारिस ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। मुतीबा बार बार चोर निगाहों से उसे ड्राइविंग करते हुए छुप छुप कर देख रही थी। जबकि वो उसे देखता तो वो जल्दी से निगाहें फेर लेती और इसके बाद फारिस भी उसे चोरी छुपे देखने लगा। ऐसा इन दोनों ने कई बार किया था, लेकिन इस बार दोनों ने एक साथ ही एक दूसरे को देखा और उन दोनों की चोरी पकड़ ली गई। दोनों ही अपनी अपनी हरकत पर बौखलास हो गए थे और एक दूसरे को दोष देने लगे कि ये उसकी गलती है। तो मुझे इस तरह घूर क्यों रही हो। मैंने कब घूरा, बल्कि तुम मुझे कब से घूर रहे हो। मैंने तुम्हें देखा। क्या, मैंने घूरा। फारिस ने अपनी तरफ इशारा करते मुतीबा से पूछा। हाँ, तुम मुझे कब से घूर रहे थे। नहीं, तुम मुझे कब से घूर रही थी। वो दोनों एक बार फिर से लड़ना शुरू हो चुके थे और ये लड़ाई घर पहुंचने तक जारी रही। जो ही गाड़ी घर में दाखिल हुई मुतीबा नाक फुलाए गाड़ी से उतरी और अंदर की तरफ बढ़ गई। फारिस उसे अंदर की तरफ जाते हुए देखकर कहा, हद है वैसे, वो मुझे घूर रही थी, ना कि मैं उसे घूर रहा था। बहुत ही बदतमीज़ लड़की है। अभी मैं इसकी सालिम भाभी से बचा कर आ रहा हूँ और कितनी सेल्फिश है ये। वो ये सब कहकर जैसे खुद को ही दिलासा दे रहा था कि इन सब में इस बेचारे का तो कोई कसूर ही नहीं है। मुतीबा ने सकीना से कहकर गाड़ी से वो सारा सामान निकलवा के कमरे में लाने को कहा था। अब वो कमरे में बैठी लकड़ी की वो संदूक खोले अपने बचपन की एक एक चीज़ निकाल कर इसको देख रही थी। इसकी गुड़िया, इसके खिलौने और बहुत कुछ इस संदूक में बंद था। वो बारी बारी सबको देख रही थी कि अचानक ही एक हाथ में खूबसूरत सा रुमाल लगा जो तय किया हुआ था। ये क्या है। वो इसे उलट पलट कर देखने लगी। किसी का रुमाल है शायद, लेकिन किसका। क्या ये मेरा है। कितना प्यारा रुमाल है ये। वो इस बंद रुमाल को खोल कर देखने लगी। वो नहीं जानती थी कि इस रुमाल के साथ इसका क्या ताल्लुक है। इसने रुमाल खोला। हाँ, कितना प्यारा है ये। इस रुमाल पर एक बहुत ही खूबसूरत कशीदाकारी की गई थी। वो इस रुमाल को गौर से देखने लगी। क्या ये मेरा है। क्या अम्मी ने उसे मेरे लिए बनाया था। वो पूरा रुमाल खोले उसे देखते हुए सोचने लगी। फिर एकदम ही रुमाल को देखकर वो चौंक सी गई थी। इस रुमाल के बिल्कुल ही कोने पर इंग्लिश पर किसी का नाम कशीदा किया गया था। ये क्या नाम लिखा है। उसे नाम पढ़ना चाहा। उस पर बख्त जहान लिखा था। बख्त जहां, ये किसका नाम है। वो जहन पर जोर डालने लगी। एकदम ही इसके जहन में चंद धुंधले से मनाजिर घूमने लगे। एक 9 साला बच्ची और एक 10 साला बच्चा हंसते हुए हाइड एंड सीक खेलते एक दूसरे को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। वो बच्ची बार बार बकजहाँ नाम पुकारती और ख़ुद को पकड़ने का कह रही थी और वो खूबसूरत सा बच्चा उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भाग रहा था। कई एक और मनाजिर भी थे जो गुडमुड हो रहे थे। आह, मुतीबा के सर में अचानक से दर्द सा उठा और उसने वो रुमाल गिरा दिया। अपना सर दोनों हाथों में थाम लिया। ये सब क्या था। और वो धुंधलाई हुई झलकियाँ, वो बच्चा और वो बच्ची कौन थे। ये मुझे क्या हो रहा है। वो बख्त जहां नामी बच्चा कौन था और वो बच्ची क्या मैं थी। और ये रुमाल। वो अपनी दीदें फाड़े इस खूबसूरत से रुमाल को देखने लगी। कौन है ये बख्त जहां। इसका सर दर्द करने लगा था। इससे मज़ीद सोचा ना गया और उसने वह सब कुछ उठाकर संदूक में बंद किया और एक कोने में रख दिया। इसके सर में दर्द होने लगा था और अब वो आराम करना चाहती थी ताकि वो कुछ देर पुरसकून हो सके। मुतीबा आज सुमामा के साथ प्लेग्राउंड चली आई थी। वो आज फारिस को अपने साथ नहीं लेकर गई थी। शायद ये इस पर नाराज़ होने का एक तरीका था।
فارس کب سے اسٹڈی روم میں بیٹھا اسی کا ہی منتظر تھا کہ وہ کب آئے گی اور اس کے ساتھ آنے کے لیے کہے گی، لیکن اس کا یہ انتظار بس انتظار ہی رہا۔ مطیبہ آج اس سے ناراض تھی اور اس نے اپنی ناراضگی یوں ظاہر کی کہ وہ اپنے ساتھ نہیں لے کر گئی، بلکہ آج وہ سماما کو اپنے ساتھ پلے گراؤنڈ لے گئی تھی۔ سماما نے آج خوب انجوائے کیا۔ ان دونوں نے باقی بچوں کے ساتھ مل کر خوب مزے کیے تھے۔ مطیبہ نے اپنی ہنسمکھ طبیعت کی وجہ سے کافی بچوں کو اپنا دوست بنا لیا تھا، جس کی وجہ سے اب وہ ہر روز مطیبہ کے یہاں آنے کا بے چینی سے انتظار کرتے تھے۔ یوں سماما نے بھی اپنے آج کوئی بہت سے دوست بنا لیے تھے۔ مجھے کب سے اسٹڈی روم میں بیٹھا بے چینی سے پہلو بدل رہا تھا۔ اس کا انتظار تھا کہ کب مطیبہ اس کے پاس آئے اور اس کے ساتھ چلنے کے لیے کہے اور وہ اس کے ساتھ چلا جائے گا، لیکن یہ اس کا انتظار لا حاصل ہی ٹھہرا تھا۔ وہ آنے والی نہیں تھی کیونکہ وہ تو سماما کے پاس ساتھ جا چکی تھی۔ وہ نہ جانے کیوں اس کا عادی ہوتا جا رہا تھا۔ اسے اس کے ساتھ گھومنا پھرنا اور مزے کرنا بہت اچھا لگنے لگا تھا۔ شاید یہ پہلی لڑکی تھی جس کے ساتھ اسے یہ سب کرتے ہوئے بہت مزہ آ رہا تھا اور اچھا لگتا تھا۔ اس کے ساتھ رہتے ہوئے خوب مزے کرتا تھا۔ شاید زندگی کی بھرپور طریقے سے جینا اسی لڑکی نے ہی اسے سکھایا تھا جو اس کی بیوی تھی۔ اسے اب یہ سب بہت اچھا لگتا تھا اور نامحسوس طریقہ سے مطیبہ کا عادی ہوتا جا رہا تھا۔ اب بھی وہ پھر سے منتظر تھا کہ اس کا بلاوا آئے گا اور اس کے ساتھ چلا جائے گا، اور ہر دن ہر وقت اسے ایک نئے کام اور نئے انداز سے روشناس کرواتی تھی۔ وہ اپنی زندگی بھرپور طریقے سے جینے کی کوشش کر رہی تھی اور اپنے ساتھ ساتھ وہ اسے بھی بھرپور انٹرٹین کر رہی تھی۔ وہ اس کی عادتوں اور اس کی حرکتوں کا عادی ہوتا جا رہا تھا، جس کا اسے خود بھی اندازہ نہیں ہو رہا تھا کیونکہ وہ غلط راستے پر چل نکلا تھا۔ وہ جیسے بتا چکا تھا کہ اس کی سرجری ہوتے ہی ان دونوں کے راستے الگ ہو جائیں گے، اور وہ خود کو ہی اس کا عادی بنا رہا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ محبت سے زیادہ عادت بہت بری شے ہوتی ہے۔ محبت کو چھوڑنا تو آسان ہوتا ہے لیکن عادت کو نہیں۔ فی الحال اسے ان سب کا کوئی اندازہ نہیں تھا، لیکن آگے چل کر یہ سب اس کے لیے مشکلات پیدا کر سکتی تھی، جس سے وہ انجان بنا بیٹھا تھا۔ جب انتظار طویل ہوا تو وہ ہاتھ میں پکڑی بک پاس ٹیبل پر پٹکتا اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ کمرے سے باہر نکل آیا۔ اس نے آس پاس نگاہ دوڑائی لیکن مطیبہ اسے کہیں پہ بھی دکھائی نہ دی۔ یہ لڑکی آخر گئی کہاں؟ نظر کیوں نہیں آ رہی؟ وہ جھنجھلا کر بولا۔ تبھی اسے سکینہ مل گئی جو کچن کی طرف جا رہی تھی۔ سنو، اس نے سکینہ کو آواز دی۔ جی چھوٹے صاحب، مطیبہ بی بی کہاں ہے؟ نظر نہیں آ رہی۔ تم نے اسے کہیں دیکھا ہے کیا؟ جی صاحب، وہ تو سماما بی بی کے ساتھ باہر گئی ہوئی ہیں۔ کب؟ یہی کوئی 1 گھنٹہ ہونے کو ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، تم جاؤ۔ سکینہ کچن میں چلی گئی۔ فارس کو نہ جانے کیوں مطیبہ پر شدید غصہ آ رہا تھا کہ وہ آج اسے اپنے ساتھ لے کر کیوں نہیں گئی۔ وہ بے چینی سے کمرے میں ادھر ادھر ٹہلنے لگا، لیکن مجال ہے جو اسے کہیں پر سکون آیا ہو۔ یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ مجھے کیا، وہ جہاں بھی جائے اور جس کسی کے ساتھ بھی جائے، میری بلا سے میں بھلا کیوں اس کی اتنی ٹینشن دے رہا ہوں؟ میرا کیا، مجھے تو گھنٹہ بھر بھی پرواہ نہیں ہے، وہ جہاں بھی جائے۔ وہ خود سے یہ سب کہتا جیسے خود کو ہی تسلی دے رہا تھا کہ اسے کیا فرق پڑتا ہے، لیکن اسے فرق پڑ رہا تھا۔ لیکن مجھے بتا کر جانا چاہیے تھا نا اسے، وہ جھنجھلا کر بولا۔ آفٹر آل میں اس کا شوہر ہوں، یہ اس کا فرض بنتا ہے۔ آ لینے دو اسے، میں اسے اچھی طرح سے پوچھوں گا۔ مطیبہ بینچ پر بیٹھی پاس ہی کھیلتے ہوئے بچوں کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ ان میں سماما بھی تھا جو ان بچوں کے ساتھ کھیلتا ہوا بہت خوش دکھائی دے رہا تھا۔ اس کی خوشی دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ اسے یوں خوش دیکھ کر مطیبہ کو بہت اچھا لگ رہا تھا۔ اس کی سوچ اچانک ہی فارس کی طرف چلی گئی۔ نہ جانے وہ اس وقت کیا کر رہا ہوگا؟ کرنا کیا ہے اس کھڑوس بورنگ لڑکے نے؟ وہ اسٹڈی روم میں پڑا کتابوں کے بیچ میں سڑ رہا ہوگا۔ اسے اور آتا بھی کیا ہے؟ اس نے مجھے کہا کہ میں ایک ٹھرکی لڑکی ہوں۔ ہاں سچ میں؟ کیا میں ایسی ہوں؟ وہ اپنے سینے کی طرف انگلی کیے خود سے ہی باتیں کیے جا رہی تھی۔ اس کی ہمت بھی کیسے ہوئی مطیبہ جمال احمد کو ایسا کہنے کی؟ میں بھلا کہاں سے ٹھرکی ہو گئی؟ وہ تو خود ہی میرے پیچھے آن کھڑا ہوا تھا نا، اس میں میری کیا غلطی تھی؟ البتہ اسے مجھے بتانا چاہیے تھا کہ مطیبہ میں تمہارے پیچھے کھڑا ہوں تو پلیز دھیان رکھنا کہیں گر ور نہ جاؤ۔ تو پھر میں الرٹ رہتی۔ ہاں غلطی اسی کی تھی، لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ سارا ملبہ میرے سر پر گرا دیا؟ حد ہے ویسے، یہ تو جیسے خود ہی بہت معصوم ہے۔ اس نوجوان لڑکی کو جھولے پر یوں ہی ساکت و جامت بیٹھے تقریباً 2 گھنٹے ہونے کو تھے، اور بچے بیچارے کب سے اس کا جھولے سے اترنے کا انتظار کر رہے تھے۔ لیکن مجال ہے جو وہ ضدی لڑکا تھوڑا سا بھی ہلا ہو، اب تو اس کے چاروں گرد بچوں کی لائنیں لگ چکی تھیں۔ وہ لڑکے اس کی منتیں کر رہے تھے کہ وہ جھولے سے اتر جائے تاکہ وہ باری باری جھولا جھول سکے۔ اس ڈھیٹ لڑکے کے کانوں میں مجال ہے جو جوں بھی رینگی ہو۔ وہ وہیں خاموش سا بیٹھا نیچے گھاس کو تکتا رہا، جیسے اس گھاس کو تکنے سے زیادہ اس کے لیے کوئی چیز اہم نہ ہو۔
इस लड़के के जवाब ना देने पर वो बच्चे बेचारे खज्जल से होकर एक दूसरे को देखने लगे। राफे, तुम जाको अंकल से कहो ना, तुम तो जीनियस हो ना, वो तुम्हारी बात जरूर सुनेंगे। एक 7 साल बच्ची ने उस 10 साल बच्चे को आगे करते हुए कहा। वो राफे नामी बच्चा अपनी तारीफ सुनकर फूल गया। वो अपना चश्मा दुरुस्त करता आगे बढ़कर इस नौजवान से कहने लगा, अंकल, अब आप झूले से भी उतर जाएं, 2 घंटे हो गए हैं, हम इधर वेट कर रहे हैं, आप तो उतरने का नाम ही नहीं ले रहे, हमें भी झूला झूलना है। तो मैं क्या करूं? जाओ जाकर झूलो, मैंने कौन सा मना किया है तुम लोगों को? उस लड़के ने रूडली जवाब दिया। अंकल, आप उतरेंगे तो हम झूला झूलेंगे ना, आप कब से झूले पर बैठे हैं, ना खुद झूला झूल रहे हो ना ही हमें झूलने दे रहे हैं। उस लड़के ने इस बच्चे की बात सुनकर बारी बारी इन सब बच्चों को गुस्से से घूरा। एक बच्ची हिम्मत करके आगे बढ़ी और इस लड़के को देखते हुए बोली, अंकल, ये बच्चों का झूला है, आप इस पर नहीं बैठ सकते। क्यों क्यों नहीं बैठ सकता मैं? कहाँ पे ये लिखा है कि ये झूला सिर्फ बच्चों का है, बड़े इस पर नहीं बैठ सकते? ये झूला तुम लोगों का नहीं है, जाओ अब यहाँ से, मुझे डिस्टर्ब मत करो, वरना एक लगाऊंगा कान के नीचे। जाओ, अब भागो यहाँ से, भागो। मम्मी, उस लड़की ने गुस्से से कहा तो इसकी डांट सुनते ही वो हसास बच्ची पूरा गला फाड़ कर रोती हुई वहां से भाग गई। बाकी बच्चे भी डरकर इससे जरा दूर हो गए थे और कुछ ने वहां से भाग जाने में ही आफियत जानी थी। वो लड़का दोनों हाथों से झूले की रस्सी को पकड़े दोबारा से सर झुकाकर बड़े गौर से घास को तकने लगा। राफी अपना चश्मा दुरुस्त करते हुए इसे देख रहा था। ये अंकल तो एक नंबर के खड़ूस इंसान है, कितने बुरे हैं ये, बच्चों के झूले पर कब्जा करके बैठ गए, उतरने का नाम ही नहीं ले रहे, जैसे ये इसका अपना ही झूला हो। चलो दोस्तों, चलते हैं अब यहाँ से, लगता है आज हम ये झूला नहीं झूल पाएंगे। वो सब बच्चे मायूस होकर पलटने लगे, लेकिन इस रूड लड़की को इन सब की परवाह ही कहाँ थी। इसकी भला से सब भाड़ में चले जाएं, उसे किसी की भी कोई नहीं थी परवाह। वो खामोशी से अपना वही काम कर रहा था, सर झुकाए झूले पर बैठा घास को तके जा रहा था। वो बच्ची रोती हुई जा रही थी कि बेंच पर बैठी मुतीबा ने उसे रोते हुए देखा तो उठ खड़ी हुई। एमी बेटे, आप रो क्यों रही हो? क्या हुआ है? क्या किसी ने आपसे फाइट की है? मुतीबा इसके पास चली और इसके पास घुटनों के बल बैठती इससे पूछने लगी। आप ही, उस खड़ूस अंकल ने मुझे डांटा। वो बच्ची अपनी आंखें रगड़ते हुए बोली। किसने? उस अंकल ने। कहाँ है वो? उधर झूले पे, चलो आओ मेरे साथ, देखते हैं उसे। वो बच्ची का हाथ पकड़े वहां आई। सभी बच्चे मुतीबा को देखते ही इसके चारों गिर्द घेरा डालकर खड़े हो गए। क्या हुआ है बच्चों, आप सब लोग यूं क्यों खड़े हुए हैं? वो घुटनों के बल बैठी बच्चों से पूछ रही थी। जेंटलमैन राफे फौरन बोल पड़ा। आप ही ये अंकल कब से झूले पर यूं ही बैठे हुए हैं, ना खुद झूला झूल रहे हैं ना हमें झूला झूलने दे रहे हैं। इन बच्चों ने पूरी बात मुतीबा के गोश गुजार दी। ये बात सुनकर मुतीबा को इस बड़े बच्चे, इस नौजवान पर झूले पर कब्जा करके बैठा हुआ था, बहुत गुस्सा आया। 1 मिनट बच्चों, मैं जाकर इसे देखती हूँ। मुतीबा इस लड़के के पास चली आई। ओह हेलो मिस्टर, ये क्या बदतमीजी है? हाँ, तुम इस तरह बच्चों के झूले पर यूं कब्जा करके नहीं बैठ सकते, ये बच्चों का झूला है। वो नौजवान सर झुकाए झूले की रस्सी को दोनों हाथों से पकड़े बस घास को तके जा रहा था। मुतीबा का सवाल सुनकर कुछ लम्हे तो खामोश रहा। इसके यूं जवाब ना देने पर मुतीबा को इस लड़के पर गुस्सा आ गया था। ओह हेलो मिस्टर, मैं तुमसे कुछ कह रही हूँ, तुम सुन रहे हो कि नहीं? क्या तुम अपने कान घर पर रखकर भूल आए हो? पहले पहल तो उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस यूं ही घास को तकता रहा। जब जवाब दिया तो इंतहाई बदतमीजी के साथ। क्या है, क्यों चिल्ला रहे हो? सुकून से कहीं पे भी नहीं सोने देते, वो चिल्लाया। इसके यूं चिल्लाने पर बच्चों के साथ मुतीबा भी डर गई थी। भला कोई झूले पर भी सोता है क्या? ये भला सोने की जगह है? मुतीबा दिल ही दिल में खुद से गोया हुई। अब किसको सुकून नहीं है, ना खुद सुकून से रहते और ना मुझे कहीं पे सुकून से रहने देते। मसला क्या है तुम पब्लिक वालों का? दिमाग खराब करके रखा है तुम मेंटल लोगों ने। बच्चे हैरानगी से इस बदतमीज लड़के को देख रहे थे जो कह रहा था कि वो जागती आंखों से सो रहा है। सच में? मुतीबा के लिए ये हैरान कुन था, लेकिन उससे इस बदतमीज लड़की के लबो लहजा सुनकर इस पर गुस्सा आया। ओ हेलो मिस्टर, मैं तुमसे झूले का कहने आई थी कि तुम इस तरह कैसे बच्चों के झूले पर कब्जा करके बैठ सकते हो? ये बच्चों का झूला है। क्यों? कहाँ पे लिखा है कि ये बच्चों का झूला है और बड़े इस पर नहीं बैठ सकते? बताओ ज़रा मुझे, ताकि मुझे भी तो पता चले। अब वो सर उठाए मुतीबा को देखता इससे सवाल कर रहा था। हो, मुतीबा का तो मुंह ही खुल गया था ये कड़वा कसीला जवाब सुनकर। वो लड़का बेइंतहा हसीन था, लेकिन उसकी जबान इंतहाई बुरी, कड़वी थी। मुतीबा ने उसे देखा। इसकी दाईं आंख के नीचे एक तिल था, स्याह तिल, जो उसके चेहरे पर खूब जच रहा था,
لیکن مطیبہ کو اس سے کیا؟ اس بدتمیز لڑکے کا فرسٹ امپریشن ہی اس پر بہت برا پڑا تھا۔ انتہائی اکڑو اور بدتمیز۔ نہ جانے اسے کس چیز کا اتنا گھمنڈ تھا۔ شاید وہ بہت زیادہ دولت مند تھا، یا پھر اسے اپنے بے انتہا حسین ہونے پر گھمنڈ تھا۔ ہاؤ روڈ! کتنا روڈ ہے یہ لڑکا! تمہیں لڑکیوں سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے کیا؟ وہ غصے سے بولی۔ ہاں تو نہیں ہے بات کرنے کی تمیز، کیا کر لو گی تم؟ اس نوجوان نے پھر سے بدتمیزی سے جواب دیا۔ بہت ہی بدتمیز لڑکی ہو تم، بات کرنے کی تو تمیز ہی نہیں ہے۔ تم مجھ سے اس طرح کیسے بات کر سکتے ہو؟ مطیبہ کو بہت برا لگ گیا تھا اس لڑکے کا خود سے اس طرح بات کرنا۔ تو پھر کس طرح سے بات کروں؟ اس لڑکے نے پوچھا۔ تم مجھ سے اس طرح سے بات کرو جیسے میں تمہاری قرض دار ہوں۔ تمہیں تمیز سے بات کرنی چاہیے مجھ سے۔ وہ کس خوشی میں محترمہ؟ جواب پھر سے جلے کٹے انداز میں آیا تھا۔ تم میری لگتی کیا ہو؟ رشتہ دار ہو، کزن ہو، یا پھر کوئی دوست وغیرہ ہو جس کی وجہ سے میں تم سے اچھے طریقے سے پیش آؤں؟ کتنی منہ پھٹ اور بدتمیز ہو تم۔ بات کرنے کی تو تمیز نہیں ہے، اور خاص کر لڑکیوں سے بات کرنے کی تو بالکل بھی تمیز نہیں ہے۔ تھینکس فار دس کمنٹ۔ وہ لڑکا طنزاً ہنسا۔ اچھا ہوا کہ تم نے مجھے بتا دیا، ورنہ تو کبھی بھی مجھے پتہ نہ چلتا کہ میں کتنا بدتمیز و منہ پھٹ ہوں۔ اب جاؤ یہاں سے، مجھے ڈسٹرب مت کرو، مجھے بہت غصہ آتا ہے جب میں سو رہا ہوں اور کوئی آ کر مجھے ڈسٹرب کرتا ہے۔ وہ دوبارہ سے سر جھکا کر گھاس کو تکنے لگا۔ مطیبہ کو اپنی انسلٹ محسوس ہوئی۔ چلو بچوں، چلتے ہیں یہاں سے۔ پتہ نہیں کیسے کیسے پاگل لوگ اس دنیا میں رہتے ہیں۔ مطیبہ اس لڑکے کو دیکھتے بچوں سے کہنے لگی۔ پاگل؟ تم نے مجھے پاگل کیسے کہا؟ اس لڑکے نے اپنے لیے پاگل لفظ سنتے ہی جھٹ سے سر اٹھا کر مطیبہ کو دیکھا۔ مطیبہ جاتے جاتے پلٹ کر بولی، اور نہیں تو کیا، تم پاگل ہی تو ہو۔ بھلا کوئی جاگتے آنکھوں سے سوتا ہے کیا؟ اور یہ پبلک پلیس ہے، سونے کی جگہ نہیں۔ اگر سونا ہے تو جا کر اپنے گھر میں سو، یہاں پبلک پلیس پہ نہیں۔ مطیبہ نے اپنا اسکارف درست کرتے ہوئے اسے دیکھ کر کہا۔ اس کا اسکارف ذرا سا پیشانی سے اوپر کو ہوا تھا اور اس کی پیشانے پہ لگی چوٹ کا نشان واضح ہوا۔ اس لڑکی کی نگاہ اچانک ہی مطیبہ کے چہرے سے ہوتی اس کی پیشانی کی طرف اٹھی تھی، اور پیشانی پر اس کی چوٹ کا نشان دیکھ کر اس لڑکے کے ہاتھوں کی گرفت رسی پر اچانک ہی ڈھیلی پڑی اور دونوں ہاتھ بے سود اس کے پہلوؤں میں آ گرے۔ ناممکن، یہ نہیں ہو سکتا، وہ حیرت اور بے یقینی سے مطیبہ کو دیکھتے ہوئے خود سے کہہ رہا تھا۔ مطیبہ بچوں کا ہاتھ پکڑے وہاں سے آگے کو بڑھ گئی تھی۔ اس چوٹ کر دیکھ کر اسے کیا کچھ یاد نہیں آیا تھا۔ اسی چوٹ کے نشان سے تو اس کا گہرا رشتہ تھا۔ اس نشان کی وجہ سے ہی اس نے ایک لڑکی سے محبت کی تھی، اور پھر اس کے ساتھ کیا ہوا وہ بہت تکلیف دہ تھا، جس کو آج بھی یاد کر کے اسے تکلیف محسوس ہوتی تھی۔ یہ نہیں ہو سکتا، کیا یہ سچ ہے؟ کہیں ایک بار پھر سے میں دھوکے کا شکار تو نہیں ہونے والا؟ نہیں، ایک بار پھر سے نہیں۔ وہ بہت تکلیف دہ تھا، میں دوبارہ سے سب کچھ برداشت نہیں کر سکتا۔ کاش کہ اس بار ایسا نہ ہو۔ نہ جانے کیسے ایک آنسو پلکوں کی بار توڑ کر اس کے ٹراؤزر پر آ گرا، جس کا اسے اندازہ ہی نہ ہوا۔ اس نے جلدی سے سیل فون نکالا اور کسی کو کال ملائی۔ ہاں رامس، میں بات کر رہا ہوں۔ جی باس کہیے۔ رامس، میں تمہیں ایک لڑکی کی تصویر بھیج رہا ہوں، مجھے اس لڑکی کی پوری انفارمیشن چاہیے، وہ بھی جلد از جلد۔ سمجھ رہے ہو نا تم؟ پوری کی پوری، اس کا پورا بیک گراؤنڈ ہیک کرو، مجھے اس کی ہر انفارمیشن چاہیے۔ یس باس، میں سمجھ گیا، آپ فکر نہ کریں، میں اپنا کام ابھی سے شروع کرتا ہوں، آپ مجھے اس کی پک سینڈ کر دیں۔ اس لڑکے نے مطیبہ جمال کی ایک فوٹو اسے بھیج دی۔ سیل آف کر کے اس نے سیل فون اپنی پاکٹ میں ڈالا اور اپنی آنکھیں بند کی گہری گہری سانسیں لینے لگا۔ اس کا دل عجیب سے وسوسے کا شکار ہو رہا تھا کہ کاش ویسا نہ ہو جیسا اس کا دل سوچ رہا ہے۔ ایک بار پھر سے وہ ویسا نہیں ہونے دینا چاہتا تھا۔ اس نے گہری گہری سانس لینے لگا کہ وہ پرسکون ہو سکے۔ تبھی اس کے کانوں میں کسی بچی کی آواز سنائی دی، اور اس کی آواز سن کر بھلا وہ کیسے پرسکون رہ سکتا تھا؟ اسی کی وجہ سے ہی تو وہ اس سے بچ کر یہاں آیا تھا، اور یہ بچی یہاں بھی پہنچ گئی تھی۔ اس نے جھٹ سے اپنی آنکھیں کھول دی اور زیر لب بڑبڑایا، پٹاخہ، یہ یہاں کیسے چلی آئی؟ اسے آخر اس جگہ کا بتایا کس نے؟ اس نے دیکھا وہ 10 سالہ بچی بیبی کٹ بالوں میں بلیو شرٹ اور بلیک ٹراؤزر میں ملبوس، دونوں ہاتھوں میں ایک ایک لالی پاپ پکڑے، دونوں ہاتھ پھیلائے بھاگتی ہوئی اسی کی طرف آ رہی تھی۔ بھاگنے کی وجہ سے اس کی بیبی کٹ بال ہوا میں ادھر ادھر جھول رہے تھے۔ میری جان، دیکھو میں آ گئی، جانے من، دیکھو میں اپنے ساتھ کیا لائی ہوں۔ وہ ہاتھ میں پکڑی لالی پاپ اسے دکھاتے ہوئے بولا۔ اس نے سوچا کہ کہیں یہ خواب نہ ہو۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں کہ جب اپنی آنکھیں کھولوں گا تو یہ بچی یہاں سے غائب ہو جائے گی، لیکن یہ اس کی سوچ تھی، وہ حقیقت میں وہاں آئی ہوئی تھی۔